हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी तेरा हिस्सा मैं लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस खिलौने को यहाँ पर किसने लाकर रख दिया? शालिनी ने खींचते हुए कहा। क्यों छोटी छोटी बातों से परेशान होती हो शालिनी? ऐसे ही किसी ने रख दिया होगा, जयेश ने कहा और फिर वापस अपने एनजीओ का कोई डेटा देखने में मग्न हो गया। शालिनी ने भी जयेश की बात को सही माना और वह भी अपने लेखन कार्य में व्यस्त हो गई। जयेश और शालिनी की शादी को 2 साल ही बीते होंगे। जयेश एक देहाती परिवार से था, पर अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर अब एक नामी एनजीओ चलाता था और उसकी पत्नी शालिनी एक प्रसिद्ध लेखिका थी। जहां जयेश का एनजीओ महिला सशक्तिकरण पर बल देता था, वहीं शालिनी महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के बारे में अक्सर ब्लॉग्स लिखा करती थी। साथ ही वह अपनी अधिकतर रचनाओं में महिलाओं और लड़कियों के साथ हुए अन्याय और उनके जीवन के अनेकों ऐसे दुख उजागर करती थी जिन्हें आम लोग कई बार अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में अनदेखा कर देते हैं। शायद यही एक समानता थी जिसने जयेश और शालिनी को एक दूसरे के करीब ला दिया था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उनके परिवार वाले ज्यादा खुश तो नहीं थे, मगर किसी को कोई ऐतराज भी नहीं था। इस समय शालिनी मां बनने वाली थी। जयेश और शालिनी अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। शालिनी का ध्यान रखने के लिए उसकी सास भी गांव से वहीं आकर रहने लगी थी और घर के काम संभालने के लिए उनकी सहायिका जमुना तो थी ही। अपना अपना काम खत्म करके जयेश और शालिनी दोनों ही सोने चले गए। रात के किसी पहर अचानक ही शालिनी की हड़बड़ाहट से नींद खुल गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर से ही कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वह सारे दिन अपने आने वाले बच्चे के ही सपने देखा करती थी। शायद इसीलिए उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई होगी। यह सोचकर शालिनी ने उस आवाज को अनदेखा कर दिया और वापस सोने की कोशिश करने लगी। माँ, मुझे भी लोरी सुननी है। एक मासूम सी, कोमल सी मगर बेहद सर्द आवाज शालिनी के कानों में पड़ी तो वह एक बार फिर हड़बड़ाकर उठ बैठी। इस बार शालिनी को पक्का विश्वास था कि यह उसका कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वाकई उसने किसी की आवाज सुनी थी। कौन है? शालिनी ने अपने शक को पुख्ता करने के लिए सवाल पूछ लिया, मगर बदले में कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिला। एक बार फिर उसके मन में अंतर्द्वंद शुरू हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है, क्या सपना और क्या भ्रम। मगर नहीं, यह भ्रम तो कतई नहीं था। आवाज तो उसने सच में सुनी थी, पर किसकी आवाज थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। उसने एक बार फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। इस बार नींद आ गई, कोई आवाज नहीं आई। अगले दिन जयेश एनजीओ के लिए निकल गया था। शालिनी और उसकी सास दोनों घर पर ही थी। शालिनी अपने कमरे में बैठी कुछ लिख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी गोद में बैठा हुआ है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी, मगर उसे अब भी अपने ऊपर कोई वजन महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा था। उसे कईयों कुत्तों के एक साथ भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। डर और घबराहट के कारण शालिनी भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई। क्या हुआ शालिनी बेटा, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? शालिनी को घबराहट में कमरे से बाहर आते हुए देखकर उसकी सास ने उससे पूछा।
पता नहीं मम्मी जी, मुझे कल रात से कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है। कभी लगता है मेरे अंदर ही कोई बच्चा रो रहा है, तो कभी लगता है कोई बच्चा मेरी गोद में आकर बैठ गया है और उसके वजन से अचानक मेरा दम घुटने लगता है। शालिनी ने घबराकर पूरी बात बताई। अरे बेटा, यह सब सामान्य है। तुम हमेशा होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती हो और इसलिए तुम्हें हर वक्त ऐसा लगता है कि वह बच्चा तुम्हारे आसपास ही है। वैसे भी तुम लेखक लोग दिन में ही सपने देखने वाले होते हो और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुमने बच्चे को लेकर इतने सारे सपने देख लिए हैं कि अब तुम्हें सच्चाई और सपनों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। ऐसी अवस्था में ऐसा होना सामान्य बात है, तुम चिंता मत करो। शालिनी की सास ने जब उसे समझाया तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, मगर अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सामान्य है और सिर्फ उसकी प्रेगनेंसी की वजह से है। जी मम्मी जी, शालिनी ने सहजता से कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। उसका मन खराब हो रहा था। वैसे भी उसे अपनी सास के साथ ज्यादा देर बैठना अच्छा नहीं लगता था। दोनों के रिश्ते में इतनी मिठास दिखती तो थी, मगर वास्तविकता में जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है। ऐसा ही कुछ इन दोनों का रिश्ता भी था। एक अनकही सी कड़वाहट थी दोनों के बीच, जिसे वहां मौजूद तीसरा व्यक्ति आराम से समझ सकता था। जमुना भी यही कड़वाहट महसूस करती थी और समझती थी, मगर उसे क्या, वह तो हमेशा की तरह अपने काम में लगी रहती। अपने कमरे में आकर शालिनी एक बार फिर से लिखने की कोशिश करने लगी। लिखते लिखते अचानक ही न जाने कैसे उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन अनियंत्रित हो गया और अपने आप ही आड़ी तिरछी रेखाएं खींचे जा रही थी। पेन था तो शालिनी के ही हाथों में, मगर शालिनी का इस पर कोई बस नहीं था। वह बुद्ध की तरह बैठी पेन पकड़े हुए थी और पेन अपने आप चले जा रहा था। काफी देर तक आड़ी तिरछी रेखाओं के खींचने का सिलसिला चलता रहा। लगभग 15 मिनट बाद उस पन्ने पर एक शिशु का चित्र उभर कर आया, जिसे देखकर शालिनी हैरान रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि यह शिशु कौन है और इसका चित्र अपने आप कैसे बन गया। शालिनी अभी हैरानी से उस चित्र को देख ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि घुटनों के बल चलता हुआ कोई बच्चा उसके ठीक पीछे से गुजरा और पर्दे के पीछे जाकर छुप गया। शालिनी ने जब पर्दे को देखा तो पर्दा अब भी हिल रहा था, जैसे जोर की हवा चलकर गई हो। इस बार शालिनी थोड़ा डर गई थी, मगर अब बाहर जाकर अपनी सास को कुछ भी बताना उसे सही नहीं लग रहा था। उसे यकीन था कि ठेठ देहाती उसकी सास उसके इन भ्रमों को, उसकी इस मानसिक अवस्था को या तो पागलपन ठहरा देगी या फिर किसी ऊपरी हवा का वहां मौजूद होना बता देगी, जो कि उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अरे हाँ, एक और तीसरा ऑप्शन था उसकी सास के पास। वह किसी भी ओझा को बुला लेती और उसके बाद फिर शालिनी को एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट का पैकेज मिलता। इस सब से बचने के लिए ही शालिनी ने बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप अपने कमरे में रहना ही बेहतर समझा। शालिनी की किस्मत अच्छी थी, इसके बाद कोई भी घटना नहीं हुई। वह आराम से अपना लिखने का कार्य करती रही और उसकी सास बाहर बैठकर भजन कर रही थी। शालिनी को कभी समझ ही नहीं आया उसकी सास के भजन करने के पीछे का कारण। वक्त बेवक्त भजन करना और समय आने पर उन भजनों में निहित उपदेश को न अपनाना। खींच उठती थी शालिनी। रात का कोई पहर था। शालिनी और जयेश आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। पास ही के कमरे में शालिनी की सास भी सो रही थी। पापा, मुझे वह गुलाबी बालों वाली गुड़िया ही चाहिए। एक मासूम सी सर्द आवाज जयेश को अपने कानों के ठीक पास सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर जयेश के अंदर एक शीत लहर सी दौड़ गई। जयेश को कुछ समझ नहीं आया कि यह किसकी आवाज है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा, मगर तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसके कंधों पर बैठा हो। हालांकि वह बहुत भारी नहीं है, मगर कोई वजन जरूर था।
जिसे वह आराम से महसूस कर सकता था। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। कमरे में हल्की हल्की खिलखिलाहट की आवाज आने लगी। जयेश को कुछ समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है और क्यों, मगर वह डरा नहीं था। वह हैरान था, ऐसे हालातों में भी उसे डर क्यों नहीं लगा। उसे यकीन था यहाँ कुछ अमानवीय शक्ति जरूर है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर रखा हुआ वह वजन हट गया हो। किसी बहुत ही ज्यादा नाजुक से स्पर्श ने उसके गालों को छुआ और फिर वह स्पर्श हवा में कहीं गुम हो गया। जयेश को यह तो यकीन था कि वह कोई अमान्य शक्ति ही थी जो अभी कुछ समय पहले तक उसके साथ ही थी और अब अचानक उसे छूकर कहीं गायब हो गई। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है, और यह जानने के बावजूद कि वह कोई अमानवीय शक्ति, शायद कोई आत्मा है, तब भी वह डरा क्यों नहीं। हैरान था वह। उसने अपने साथ में सोई हुई शालिनी को देखा और फिर उसके गर्भ की ओर देखकर थोड़ा चिंतित हो गया। उसकी माँ देहाती थी। उसने भी बचपन से ऐसी ही कईयों कहानियां सुन रखी थी कि जब कोई लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसके आसपास कई आत्माएं मंडराने लगती है। जयेश को भी ऐसा ही लगा था कि यह कोई आत्मा है जो शालिनी के प्रेग्नेंट होने के कारण उसके आसपास मंडराने लगी है। मगर उसे नहीं पता था कि जिस दिन उसे उस आत्मा का राज पता चलेगा, उसके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली थी। जयेश अभी अपनी सोच में ही था कि तभी उसे नीचे काम करती हुई जमुना के चीखने की आवाज सुनाई दी। जमुना की आवाज सुनकर ना सिर्फ जयेश बल्कि उसकी माँ और उसकी पत्नी शालिनी दोनों ही जाग चुके थे। शालिनी ने हैरानी के भाव के साथ जयेश को देखा, जैसे उससे पूछना चाह रही हो कि क्या हुआ। मगर जब जयेश के चेहरे पर भी असमंजस के भाव देखे तो शालिनी तुरंत उठकर बैठ गई और बाहर की तरफ जाने लगी। जयेश भी उसके साथ साथ नीचे की तरफ जाने लगा। तब तक जयेश की माँ भी हॉल में आ चुकी थी। सामने का नजारा देखकर तीनों की आंखें डर और हैरानी के मिले जुले भावों से फटी की फटी रह गई। जमुना घोड़ा बनकर इधर से उधर घूम रही थी और किसी बच्चे की खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। हर एक खिलखिलाहट सुनकर जमुना चीख पड़ती, मगर तभी शायद कोई उसके बाल खींचता और वह वापस घोड़े की तरह इधर से उधर चलने लगती। डर के मारे शालिनी और जयेश की माँ का गला सूख गया। जयेश तो पहले से ही जानता था कि यहाँ कोई आत्मा है, मगर उसे कोई डर नहीं लग रहा था, ना ही उसे कोई असुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी। मगर अब जमुना की हालत देखकर अपने आने वाले बच्चे को लेकर वो बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगा था। तीनों ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह बस यह रात कट जाए और अगली सुबह वे सभी किसी मंदिर में जाकर शरण ले लें। पर शायद वे नहीं जानते थे कि यह रात इतनी आसानी से नहीं कटने वाली थी। जमुना काफी देर तक इधर से उधर घोड़े की तरह घूमती रही और बच्चे की खिलखिलाहटें सुनाई देती रही, और अचानक ही सटाक आवाज के साथ जमुना अपने गाल पर हाथ रखे एक तरफ जा गिरी थी। निसंदेह उस बच्चे की आत्मा ने जमुना को थप्पड़ मार दिया था और अगले ही क्षण कईयों कुत्तों के भौंकने की आवाजें आईं और जमुना के शरीर की जगह अब वहां केवल हड्डियों का ढांचा ही पड़ा हुआ। जमुना का यह हाल देखकर तीनों की रूह कांप गई। उन लोगों को अब अपने बचने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे, मगर ना जाने क्यों जयेश बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। जमुना की हालत देखकर उसके अंदर दुख तो उठा, मगर डर की कोई लकीर तक उसके चेहरे पर नहीं थी। कौन हो तुम? क्यों हम सबको इस तरह से परेशान कर रहे हो? जयेश ने थोड़ा आगे बढ़कर पूछा। इन सब में शायद वही था जिसे वह आत्मा
कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर जवाब की जगह जयेश को अपनी माँ की चीख सुनाई दी। बेटा, मुझे बचा ले, जयेश की माँ ने डरते हुए कहा। इतने में न जाने कहां से अनेकों कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। जयेश, शालिनी और उसकी माँ तीनों अपने कानों पर हाथ रखकर खड़े हुए थे। इतना सारा शोर सुनना उनके बस में नहीं था, मगर तभी जयेश की माँ और ज्यादा दर्द से चीखने लगी। उनके शरीर से जगह जगह से मांस हटने लगा, जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें खाना शुरू कर दिया था। जयेश उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, पर इससे पहले कि जयेश अपनी माँ की मदद करने के लिए आगे बढ़ पाता, वह अपनी जगह पर ही जड़ हो चुका था। वह अपने हाथ तक नहीं हिला पा रहा था। प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, आखिर हम लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम इस तरह से मेरे परिवार को तंग कर रहे हो? जयेश ने लगभग याचना भरे स्वर में उस बच्चे से कहा, पर इस बार भी बच्चे की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर जयेश को शालिनी के चीखने की आवाज सुनाई दी। शालिनी जमीन पर गिर पड़ी थी और दर्द से छटपटा रही थी। प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना, जयेश ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। इस बार जयेश की हैरानी का ठिकाना नहीं था। हवा में से एक शिशु की आकृति उभर कर आई। धीरे धीरे वह आकृति और स्पष्ट होने लगी। सिर्फ हवा से बनी धुंधली आकृति की जगह अब नन्ही नन्ही हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। फिर धीरे धीरे हड्डियों के उस ढांचे पर ढेर सारी नसें नजर आने लगी, जिनमें खून दौड़ रहा था। एक नन्हा सा दिल नजर आया जो धड़क रहा था। धीरे धीरे उन नसों के ऊपर खाल भी आ गई थी और फिर वह अपने पूर्ण रूप में था। एक सुंदर सा भूरी आंखों और घुंघराले बालों वाला गोल मटोल गोरा शिशु, वह लड़की थी। इस बार उस शिशु को देखकर शालिनी और उसकी सास दोनों ही चीख पड़ी। इस बार उन दोनों की चीखें दर्द से कहीं ज्यादा डर की चीखें थी। जयेश अब भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। मैं कौन हूं? उस शिशु ने अपनी मासूम मगर बेहद डरावनी आवाज में शालिनी और उसकी सास की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं, जयेश ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया। अपनी माँ और पत्नी से पूछो ना पापा, उस शिशु ने कहा तो जयेश सन्न रह गया। उसे लग रहा था जैसे अब वह एक और क्षण भी खड़ा नहीं रह पाएगा, और वाकई वह जमीन पर गिर पड़ा। जयेश की माँ लगातार चीखे जा रही थी। उनके शरीर को अभी भी जगह जगह से अदृश्य जंगली जानवर नोच नोच कर खा रहे थे और पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। शालिनी भी अब बहुत दर्द से छटपटा रही थी। उसके आसपास ढेर सारा खून जमा होता जा रहा था, पर जयेश को अचानक उन दोनों का दर्द दिखाई देना बंद हो गया था। उसकी नजरें तो सिर्फ सामने जमीन पर बैठे उस शिशु पर ही थी। देखते ही देखते वह मासूम सा दिखने वाला गोरा चिट्टा गोल मटोल शिशु हंसता खिलखिलाता रूप छोड़कर बुरी तरह से रोने लगा। वह शिशु अब जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर को कई सारे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जयेश स्पष्ट देख पा रहा था, वह बच्ची बुरी तरह दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और कुत्ते उसके शरीर को नोच नोच कर खाए जा रहे थे, पर कोई नहीं था जो उसे बचा पाता। जयेश भागकर उसे बचाने के लिए उठा। जयेश अब थोड़ा संयत हुआ। वह उठा और उसने तुरंत उन कुत्तों को भगाया, मगर तब तक वह शिशु मर चुका था। जैसे ही जयेश ने उस शिशु को हाथ लगाया, उसने अपनी आंखें अचानक से खोल दी। एक पल के लिए जयेश डर गया, मगर अगले ही पल उसने उसे गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसके शरीर से रिसता खून और जगह जगह से कटी फटी आंतें, नसों के लटकते गुच्छों से भी
जयेश को घिन नहीं आ रही थी। यह कैसे हुआ? जयेश ने गुस्से से अपनी माँ और पत्नी की तरफ देखकर पूछा। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसकी माँ के कुत्तों द्वारा नोचे गए घावों से भरे हुए शरीर से, खून से लथपथ पड़ी शालिनी के दर्द से। हमें माफ कर दे, जयेश की माँ ने जयेश के हाथों में मौजूद उस मांस के लोथड़े से कहा। हाँ, मांस का लोथड़ा ही तो रह गया था वह खूबसूरत सा शिशु कुत्तों के खा लेने के बाद। पापा को सच बताओ, उसने धीरे से मगर सर्द लहजे में कहा, जिसे सुनकर सभी के भीतर एक ठंड की लहर दौड़ पड़ी। मैं बताती हूँ, जयेश की माँ ने कहा और वह बताने लगी। जयेश बेटा, जब तू उदयपुर गया था तो उस समय शालिनी को प्रसव पीड़ा होने लगी थी और उस समय शालिनी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। लड़की के जन्म को हमारे कुल में पाप माना गया है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तेरी औलाद के रूप में पहला बच्चा एक लड़की हो, और इसीलिए मैंने इस लड़की को जमुना के साथ मिलकर पीछे वाली नदी के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनकर जयेश कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अपनी माँ के इस रूप से वह इतने सालों तक अनजान था। उसे तो पता भी नहीं था कि क्यों उसकी कोई बहन नहीं थी। आज उसे सब समझ में आ रहा था कि क्यों बाकियों के हाथ पर राखी देखकर वह अकेला ही रोता रह जाता था। आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी पहली बेटी के मरे हुए पैदा होने के पीछे का कारण, उसकी बेटी तो मरी हुई कभी पैदा ही नहीं हुई थी, बल्कि उसे तो जीते जी मार दिया गया था, वह भी इतने निर्मम तरीके से, कुत्तों से खिलवाकर। छी, उसे शर्म आ रही थी अपनी माँ को माँ कहने में। वह शालिनी की तरफ बढ़ा। तुम्हें किस बात की सजा मिल रही है? उसने हिकारत भरी नजरों से शालिनी को देखते हुए पूछा और फिर एक प्यार भरी नजर अपनी बेटी पर डाली, जो अब भी सिर्फ एक मांस का लोथड़ा लग रही थी। मैंने लड़की को जन्म दिया था। अगर मैं अपनी बेटी को मार देने की इजाजत नहीं देती तो ये लोग मिलकर तुम्हारी शादी किसी और से करवा देती, सिर्फ इसलिए कि मेरी पहली औलाद एक बेटी थी। ये लोग मुझे भी मार डालते। मैं मरना नहीं चाहती थी, इसलिए इन लोगों को अपनी बच्ची दे दी। शालिनी ने बमुश्किल बताया और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। लगातार खून बहने से उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। पापा, मुझे कुत्तों ने खा लिया था, उस शिशु ने बस इतना ही कहा और टुकुर टुकुर जयेश को देखने लगा। जयेश भी रोता हुआ उसे दुलार रहा था। साथ ही उसने देखा अब उसकी माँ के शरीर पर मांस के नाम पर सिर्फ कुछ ही टुकड़े शेष थे और शालिनी के शरीर से भी लगातार खून बहे जा रहा था। जयेश ने उस शिशु को अपनी गोद से उतारकर सामने बैठा दिया और उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए। उस शिशु का स्वरूप एक बार फिर बदला। अब वह बच्ची वापस वही सुंदर सा गोल मटोल गोरा शिशु लग रही थी। वह हवा में चली और जयेश के हाथ पकड़कर चूम लिए, फिर उजाले की एक बिंदु में कहीं खो गई। वह जा चुकी थी अपने कातिलों को माफ करके। 1 महीने बाद जयेश अपनी 1 महीने की बेटी को गोद में लेकर झुला रहा था। उसकी माँ अब एक लकवे की मरीज थी और उसकी पत्नी उसके लिए अब वह उसकी बच्ची की माँ से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके लिए तो उसकी छोटी सी गुड़िया ही अब उसकी दुनिया थी। मेरी लावण्या, कहकर जयेश ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।